नमस्कार। आज फेस टू फेस में हमारे साथ उत्तराखंड की एक विशेष हस्ती हैं जो खेल और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उत्तराखंड की मसूरी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे और वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष के तौर पे काम देख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोत सिंह गुनसोला जी का, जो आज हमारे साथ फेस टू फेस में हमारे मेहमान के तौर पे उपस्थित है, जिनसे राजनीति और खेल दोनों के विषय में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव का भी महाभारत शुरू होगा, एक महायुद्ध होना है जिसमें सत्ता का एक बड़ा संघर्ष होगा। उसमें गुनसोला जी किस तरह से अपना रोल निभाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दूसरा रण है खेल का, उसमें भी गुनसोला जी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त पहली संस्था है और इसको जब बीसीसीआई ने मान्यता दी तो उत्तराखंड के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो बिल्कुल आसमान पे पहुंच गई। उन अपेक्षाओं को किस तरह से पूरा करेंगे, क्या रोड मैप है गुनसोला जी के पास, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको सीधे ले चलते हैं गुनसोला जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिकेट और राजनीति दोनों में किस तरह से वो संतुलन बनाते हैं। गुनसोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। आप एक बृहद अनुभव वाले पार्लियामेंटेरियन हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कई दशकों से आप काम कर रहे हैं। 2 बार आप मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, 2 बार उत्तराखंड से विधायक भी रहे, एक लंबा राजनीतिक जीवन भी है और अब आप एक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हालांकि देश में खेल और राजनीति अब आपस में काफी घुल मिल गए हैं। खेलों में कहिए राजनीति का ज्यादा जो है चलन बढ़ गया है या उसका दखल बढ़ गया है, और राजनीति में तो खेल पहले से ही था, क्योंकि राजनीति एक अलग तरह की ही खेल देश में हुआ करती है। हमारे यहाँ जो संसदीय लोकतंत्र है, तो पहले आते हैं आपके राजनीतिक जो अनुभव है आपका बहुत लंबा है, उसी पर आते हैं। आप 2 बार विधायक रहे मसूरी से, उसके बाद आप चुनाव में नहीं जीत सके, लेकिन उसके बाद लगातार आप सक्रिय रहे। तो अब अगला 2022 का जो चुनाव है, चुनावी साल शुरू हो गया है। सरकार और जो सत्ताधारी पार्टी है बहुत तेजी से अपनी रणनीतियों को अंजाम दे रही है। आपकी पार्टी में भी अब काफी सक्रियता देखी जा रही है। नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पे प्रीतम सिंह की ताजपोशी हुई है, गणेश गोदियाल जी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है और जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनको उत्तराखंड चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो 2022 का जो महाभारत होगा उसमें जोत सिंह गुनसोला जी कहाँ खड़े दिखाई देते हैं? 2022 का महासमर इस उत्तराखंड के जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने इस राज्य को प्राप्त करने में राज्य के आंदोलनकारियों ने की बड़ी भूमिका निभाई। सबसे पहले मैं तो उन शहादतों को जिन्होंने इस राज्य के लिए अपनी बलिदान दिया उनको नमन करता हूँ, और साथ ही उन्हीं के सपनों का ये उत्तराखंड कैसे बन पाए, कैसे आगे बढ़ पाए, कैसे विकास की धुरी पर पहुँच पाए, इसके लिए सरकारें तो आ रही हैं, जा रही हैं। सरकार 5 साल अपना काम पूरा करती है फिर चली जाती है, लेकिन जो उत्तराखंड का जनमानस है वो ये मान के चल रहा है कि आज भी आवश्यकता इस बात की महसूस की जा रही है कि स्थानीय लोगों के लिए, नौजवान को शिक्षा, नौजवान के हाथ को रोज़गार, नौजवान के हाथ यहाँ के लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, ये तमाम चीज़ें एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहा है कि आज भी हम इस समर में यही बातें लोग लेके चल रहे हैं कि आज यहाँ का नौजवान या तो पलायन की दृष्टि से जा रहा है या फिर उसके हाथ रोज़गार नहीं मिल रहा है, और जो रोज़गार लोगों को मिले भी थे वो इस कोरोना काल में उससे भी वंचित रह गए। और आज जो है पलायन की दृष्टि से रिवर्स पलायन जो है दिखाई दे रहा है। वो नौजवान जो दिल्ली में काम कर रहा था, जो बॉम्बे में काम कर रहा था, जो दूसरे राज्यों में स्टेटों में काम कर रहा था, वो कोरोना की इस महामारी के
दंश को नहीं झेल पाया और वापस आया। वापस आने के बाद वो ठगा सा महसूस कर रहा है कि भाई उसके हाथ को, वो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वरोजगार भी कहीं ऐसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रही है। ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आज भी हम सब लोग जो है वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और इन सरकारों का गठन भी वेलफेयर स्टेट के तहत ही किया गया है। जब ये अपने सेवा सुरक्षा की जो नियमावली है उससे जब पीछे भागकर जो ये समझने लगे हैं लोग बाग, जनप्रतिनिधि अपने को ये मानने लग रहा है कि वो कोई राजा और महाराजा हो गया, जबकि हम तो जनसेवक हैं। हमारी भूमिका जनसेवक से ऊपर नहीं है। तो हम पहले तो अपने को दुरुस्त कर लें कि हम कोई राजा महाराजा नहीं है, नवाब नहीं है, हम भाई जनसेवक हैं और जनता के ही हित की बात को लेके आगे बातें करते हैं। उनकी परेशानियों से अपने को जो है दो चार करके उस बात को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी जो है उन बातों का निदान निकलता है, कभी कभी निदान नहीं निकल पाता। तो लेकिन जो भी चुनकर आता है, मैं एज ए जनप्रतिनिधि चुनकर आता हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने उस क्षेत्र की जनता के लिए हर समय तत्पर रहकर उनका सेवक के रूप में काम करूं। बिल्कुल गुणसोला जी, जब लोकतंत्र की बात हो रही है और उत्तराखंड 21 साल का एक युवा राज्य कहा जा सकता है और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो भी बेहद युवा माने जा रहे हैं, अपेक्षाकृत सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं अभी। और आपके साथ एक और विशिष्टता है आपकी, आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी रहे, आंदोलन करते हुए आप जेल भी गए। तो क्या लगता है कि उत्तराखंड आज 21 साल का जो उत्तराखंड है, चूंकि आप पहली विधानसभा में भी निर्वाचित हुए और दूसरी में भी आप निर्वाचित हुए और ये तीसरी विधानसभा चल रही है, तो जो 15 साल 20 साल का समय है, 21 साल का समय है, उसमें जो आपके समय जब आंदोलन चला उत्तराखंड का कि आप उत्तराखंड बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से आप इसको संवारेंगे, सजाएंगे, वो चाहे रोजगार की दृष्टि से हो या पर्यटन की दृष्टि से हो या शिक्षा की दृष्टि से हो, तो कितना संतुष्ट आप पाते हैं खुद को कि जो 21 साल की उत्तराखंड की यात्रा है वह आप आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप है कि नहीं है? ये उत्तर प्रदेश से एक संकल्प पारित हुआ विधानसभा से, और वो संकल्प पारित हुआ कि विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उत्तरांचल राज्य के गठन की संतुति की जाती है। उसी पर जो है भारत की पार्लियामेंट ने जो है मोहर लगाकर कमोबेश संशोधन करके उसको पारित कर दिया। आंदोलनकारी चाह रहा था कि भाई समसामयिक जो जन सरोकार हैं उनका कहीं ना कहीं जो है सरकार में बैठे हुए लोग जवाबदार और जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कभी कभी तो ऐसा महसूस होने लगा था उस आंदोलनकारी को, जब हमने एक संयुक्त जो है अभियान समिति बनाई और उस अभियान समिति में हमने अपने पार्टियों के झंडे एक किनारे कर दिए और ये कहा कि भाई जब हमको राज्य प्राप्ति हो जाएगी तब हम अपने अपने दलों की बात करेंगे। और बात वो हुई, लेकिन एक बात हमसे थोड़ी एक चूक हो गई। मैं आंदोलनकारी के रूप में जब जेल काट रहा था तो जेलों में प्रताड़नाएं भी हमको जो है जाते आते दी गई, लेकिन हमसे एक भूल बड़ी हो गई कि हमने 94 में बहुत बड़ा आंदोलन किया, शहादतें भी दी, जेल भी गए, सब कुछ हुआ। लेकिन हम 2000 आते आते जिस समय इस राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर को, तो हम उसके बाद सोते हुए चले गए। ये हमारी बड़ी भूल हुई। अगर हम उस 6 महीने साल भर हम और सशक्त हो जाते तो शायद जिस तरह का स्वरूप आज बन रहा है, तो कॉपी टू एवरी स्टेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वही सब मुद्दे हैं, स्टेटें वही उसको कॉपी करके जो है आगे बढ़ा रही है। यहाँ के अनुरूप न तो यहाँ का नौजवान को हम यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था कर पाए। जब हमने इंडस्ट्री की बात करी तो इंडस्ट्री में 70% स्थानीय लोगों को रोज़गार की बात की, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं हो पाई। इंडस्ट्री यहाँ आई
नरेंद्र तिवारी साहब को हम सलाम करते हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियाँ बुलाई, लेकिन इंडस्ट्रियाँ भी कुछ हद तक टैक्स हॉलीडेज़ का एंजॉय किया उन्होंने और वो चलती है। तो आज असल में यहाँ का नौजवान फिर पढ़ लिख कर जो है ठगा है। हमने तकरीबन जो है तिवारी सरकार में कई डिग्री कॉलेज खोले, कई पीजी कॉलेज खोले, कई आईआईटी खोले, कई इंस्टीट्यूशंस खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज आए, मेडिकल कॉलेज आए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री आई, लेकिन जब उसका स्वरूप आउटकम देखते हैं तो स्थानीय लोगों को बहुत कम उसका लाभ मिल पाया। तो आज आवश्यकता ये है कि क्यों आंदोलन की ज़रूरत पड़ी, इसलिए आंदोलन की ज़रूरत पड़ी कि सुदूर आखिरी छोर पर जो बैठा हुआ आदमी है, पहाड़ हो चाहे मैदान हो, आखिरी छोर पर जो बैठा हुआ आदमी है, उसकी सामाजिक न्याय और सुरक्षा की बात कौन करेगा, उसको रोजी और रोटी की बात कौन करेगा, उसके रोज़गार की बात कौन करेगा। यही तो आंदोलनकारी चाह रहे थे। आंदोलनकारी कोई ताजमहल बनाने की बात तो नहीं कर रहे थे। आंदोलनकारी तो ये चाह रहे थे कि भाई हमारा एक राज्य हो, हमारे राज्य की जो परिकल्पना है, जो नियोजन है, वो स्थानीय आधार पर बनाया जाए। मतलब यहाँ मैं आपको बताऊं कि उस समय बड़ी तकलीफ़ होती है जिस समय ये आप हिमालय की संरचना को जब देखते हैं तो हमारा मुकुट है, तो उस संरचना की जब मैं मेरे जैसा आदमी कल्पना करता है तो कल्पना में देखिए पूरे एशियन पैसिफिक को दोनों तरफ जो है वो पानी देता है, वाटर हब है? लेकिन इस उत्तराखंड के अंदर एक भी इंच वो हमारी उस ज़मीन को कहीं सिंचित नहीं होने देता। हरिद्वार पर जो है जाकर कंट्रोल रूम बनता है और वो फिर गंगा नहर निकलती है और दूसरी नहरें निकलकर जो है पूरे देश को सब्ज़बाग करती है। लेकिन यहाँ का आदमी दूर से उस पानी के लिए आज भी तरस रहा है कि उसका नियोजन नहीं बन पाया। अगर उसका नियोजन इसके अनुरूप बनता तो शायद जो प्लाइन की जो दंश है वो न होता। लोग अपने छोटे छोटे खेत खलिहानों में कुछ ना कुछ करते, चाहे वो हॉर्टिकल्चर करते, चाहे सेरिकल्चर करते, चाहे फ्लोरिकल्चर करते, अपने आमद की एक बात आर्थिकी की बात करते। गुलसोला जी, आपने जो बातें कही हैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं और किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ है इसकी विशिष्ट भौगोलिक प्रकृतियों को देखते हुए हुआ है, तो जो इसके लिए कानून और जो पॉलिसी यानी योजनाएं बने वो यहाँ के भूगोल को शायद ध्यान में रखते हुए बनाई जाती, तो ये जो अपेक्षाएं हैं ये जरूर पूरी होती। पहली जो सरकार थी, अंतरिम सरकार थी, उसके बाद जो पहली निर्वाचित सरकार बनी वो कांग्रेस की बनी और पूरे 5 साल चली और कोई मुख्यमंत्री बदला नहीं है। उसके बाद लगातार जो भी पार्टी सत्ता में आई वो कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो सका कि वो पूरी सरकार का कार्यकाल पूरा कर सके। एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। 2017 में बीजेपी को ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत मिला और लगा कि अब इस बार इनका मुख्यमंत्री पूरे 5 साल पूरे करेगा, लेकिन वो सबसे सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक कार्यकाल में, एक विधानसभा के कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री उन्हें बदलने पड़े। तो क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में इसका बीजेपी को लाभ होगा या इसका कुछ नुकसान होगा? क्योंकि अगर इतिहास देखें तो जब जब मुख्यमंत्री का चेहरा जिस भी पार्टी ने बदला है उसका जो रिजल्ट है बाद में वो खराब ही आया है, नकारात्मक ही आया है और वो पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। तो क्या लगता है ये जो मिथक है या ये जो एक ज्ञात ऐतिहासिक स्रोत है, उदाहरण है, वो कितना 2022 में मैटर करेगा? हमको तो ये लगा ठीक है कि किसी पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है कि वो अपने किन पहलुओं के लिए सोचकर उस पर जो है काम करती है, लेकिन जब जनमानस के बीच में बात आती है तो जनमानस ये सोचता है कि भाई एक मुख्यमंत्री, इसी सरकार का एक मुख्यमंत्री 4 साल का अपना जो है कार्यकाल का जश्न मनाने को तैयार हो। 18 तारीख को उनका जश्न का डोईवाला में कार्यक्रम था, माननीय गडकरी जी को आना था और 10 तारीख आप जो है उसको घर भेज देते हैं। ये कैसा मिथक है? और तब ये कह रहे हैं कि हम उनके सारे सपनों को पूरा करेंगे। तो सपने क्या वो स्वयं नहीं पूरा कर सकते थे? क्या उसको साकार नहीं कर सकते थे? जब 4 साल सरकार चलाए हैं तो क्या 5वें साल सरकार नहीं चल सकती? और फिर 4 महीने के लिए किसी
सांसद को यहाँ भेजकर उसका भी वो एक मखौल सा उड़ाकर 4 महीने का मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई, अगर आज के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं पुष्कर धामी को ही बनाना था तो क्यों नहीं तुमने 5 साल पहले बनाया, क्यों नहीं 4 महीने पहले बनाया, तब बना लेते। तो ऐसा कुछ नहीं, इन चेहरों को बदलने से अब इनके क्रियाकलापों पर पर्दा नहीं पड़ सकता है। हर आदमी अब जनमानस ही मान चुका है कि सीधे सीधे सवाल भी पूछे जाएंगे और जवाब भी लिए जाएंगे। ये नहीं कि सरकार कह देगी कि नहीं हम अगली सरकारें देखेगी। अगली सरकार क्यों देखेगी? अब उदाहरण देख लीजिए आप, उदाहरण तो आपके सामने है। 2016 से पीसीएस के इम्तिहान नहीं हुए और रोजगार की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहाँ से आएंगे? जादू का छड़ तो है नहीं। और जिनको आपने रोजगार दिया उनको बाहर की बात कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल दिया। तो ये कैसा सामंजस्य है, कैसा सरकार चलेगा और क्या इसकी हालात बनेंगे? मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये अवसर अब इनको मिलेगा। लेकिन जिनको भी मिले, माना कांग्रेस सरकार बनाती है तो कांग्रेस के लिए सामने बड़ी चुनौतियां हो जाएंगी। समग्र विकास की चुनौती सबसे पहली होगी, नौजवानों को रोजगार की चुनौती सबसे पहली होगी। वो बूढ़ी माँ जो बैठी हुई है दंश देगी कि मेरा बच्चा जो है कब मेरे पास आएगा और कब मेरा जो है इस दर्द को कम करेगा। ये सब चीज़ें, इसके लिए मैं समझता हूँ कि जनता तो भाई जनता है, जनार्दन है, जो भी उसका निर्णय होता है सर्वमान्य होता है। लेकिन ये जरूरी है कि जनता को भी जागरूक होकर अपने मत का प्रयोग करना पड़ेगा। भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। अगर भावनाओं में बह के ही काम चल जाएगा तो खाली भाई रोज़ हम हिंदू मुस्लिम करके जो है क्या इस हिंदुस्तान का जो है बहुत विकास की रूपरेखाएं तय कर लेंगे? नहीं कर सकेंगे। भावनात्मक तो आप किसी को जो है छल सकते हैं, लेकिन वास्तविक ज़मीन पर कुछ नहीं चल सकते। वास्तविक ज़मीन पे तो नौजवान को रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है कि मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि आंदोलनकारी की हैसियत से हम सब उत्तराखंडी हैं। आप बैठे, मैं बैठा हूँ, सब उत्तराखंडी हैं। इसमें विभेद करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई कौन उत्तराखंडी है और कौन नहीं है। लेकिन इसमें ये जरूर कहने की है कि किसी भी राज्य की अपनी बोली भाषा जरूर होती है। चाहे उदाहरण आप पंजाब के ले लीजिए, हम सब लोगों के कोई ना कोई रिश्तेदार आपके मेरे कहीं कोई ना कोई पंजाब में रहता होगा। हमको 8 तक जो है क्लास 8 तक गुरुमुखी पढ़नी है। ये नहीं है, वो ज्ञान को बढ़ाना है। हम 10 भाषाओं का ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उस राज्य की कोई बोली भाषा तो हो। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल गुरुसोला जी, जो आप कह रहे हैं कि एक मौलिक जो चिंतन है या जो मौलिक संस्कृति है उससे जुड़ना और नई पीढ़ी को जोड़ना बेहद आवश्यक है। अब आते हैं आपके थोड़ा राजनीतिक कैरियर पे। 2022 में क्या रणनीति होगी? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं मसूरी से या कोई और विधानसभा देखेंगे? जो आपका नया नेतृत्व आया है, क्या लगता है आपको कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे? उनका जो प्रदर्शन है 2022 में कैसा रहेगा? हमें ये लगा है कि जो पिछले 1 माह में हमारे कांग्रेस के अंदर चिंतन और मंथन और उसके अनुरूप कुछ कार्य किए गए हैं, हमारे हाईकमान ने बड़ी सूझबूझ करके जो है एक व्यवस्था बनाई है और वो व्यवस्था माकूल है। हमारे युवा अध्यक्ष भी कह सकते हैं, प्रीतम सिंह भी युवा हैं, वो हमारे नेता हैं, उसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। और हम सब के जो मार्गदर्शन के लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत हैं, उनको इसकी चुनाव की जो है कमान भी दी गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी 3 दिन का मंथन शिविर ऋषिकेश में हुआ है, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने और देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो ये देखने को मिला है कि कम से कम जो अनावश्यक रूप में कई दलों में, कई धड़ों में कांग्रेस बटी हुई थी, वो समाप्त हुई और सबको ये कहा गया कि हर एक आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि टारगेट मिशन ये जो है 2022, ये हर हालत में फतह करना पड़ेगा। संभवतः बहुत अच्छे कैंडिडेट इनको चुनकर देने पड़ेंगे
और वो कैंडिडेट भी ये मान के अपनी जनता के बीच में जाएं कि हमको चुनाव को जीतना है। अब कोई एक्सपेरिमेंट के लिए मैं नहीं लड़ सकता, माफ़ कीजिएगा, मेरा कोई तीसरा कार्यकाल होगा और मैं आज भी कहूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, संभव जनता मुझे माफ़ नहीं करेगी। मुझे तो अगर पार्टी टिकट देती है तो मुझे चुनाव बहुत अच्छे से लड़ना है और चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, चुनाव हारने के लिए नहीं। आपकी तैयारी है पूरी? मतलब मैं मेंटली फिजिकली तैयार हूँ। अब जनता को तैयार होना है कि जनता क्या आदेश देती है। जन आदेश मिलता है तो पूर्व में मैं तो मसूरी विधानसभा की क्षेत्र की जनता को नमन करता हूँ। मैं उऋण नहीं हो पा रहा हूँ उनसे। मुझको 2 मरतबा जो है उस नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष बनाया, जिसमें बहुत बड़े महान लोगों ने जो है शिद्दत की, और ऐसे इस विधानसभा का था। इस बार चुनौती आपके सामने बड़ी इसलिए होगी क्योंकि इस बार आपको किसी विधायक से नहीं लड़ना होगा, एक राज्य के कैबिनेट मंत्री से लड़ना होगा जो 2 बार से वहाँ से विधायक हैं, श्री गणेश जोशी। तो क्या लगता है कितनी चुनौती वो पेश करेंगे आपको अगर आप उनके सामने लड़ते हैं तो? मुझे तो ये लगता है कि जोशी साहब विधायक के रूप में थोड़ा थोड़ा कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हर हफ्ता वो मसूरी जाने का कार्यक्रम बना लेते थे। लेकिन भाई मंत्री बनने के बाद तो भाई हमारा थोड़ा सा मान सम्मान भी बढ़ा मसूरी विधानसभा के लोगों का। लेकिन अब उनके साथ ये दिक्कत होगी कि अब फ्रीक्वेंटली वो कहीं नहीं जा सकते। मंत्री हैं तो मंत्री का प्रोटोकॉल है और उनको जाना पड़ेगा। और अब तो जिम्मेदारी है। अगर कोरोना के अंदर ये कहा जाए कि भाई कोरोना के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं और उसका जिम्मेदारी भी इनको दी गई है, तो अब देखने को लग रहा है कि मैं भगवंतपुर में गया, न्याय पंचायत है भगवंतपुर, वहीं पर एक स्वास्थ्य केंद्र है छोटा सा। अब एक कमरे के अंदर आपने ये घोषणा कर दी कि हमने भगवंतपुर में जो है 6 बेड का कोरोना का अस्पताल बना दिया। अरे भाई कोरोना का अस्पताल आपने बना दिया, डिक्लेयर करा ना, ये तो बताओ कि उसमें बेड कौन से हैं। अरे भाई फोल्डिंग पलंग लगाने से जो आपने कोरोना का अस्पताल बन गया, या वहाँ कौन सा डॉक्टर देख रहा है, कौन नर्सेज हैं, कौन उसकी देखभाल के लिए हैं। लेकिन अब इसी तरह से अगर ये छल प्रपंच अगर ऐसे ही चलते रहे, कह दिया कि कोरोना में हमने इतना जो है 6 बेड का एक बना दिया। अरे भाई 6 बेड का बनाया, एक कमरे में तुमने ताला लगा रखा। अब ये बताएं नहीं कि कितने लोग कोरोना के तहत उसके अंदर गए और उनकी सुविधाएं उसको मिली क्या, उसके बाद ऑक्सीजन का वो था, कंटेनर था, ये नहीं था, क्या चीज़ें थी। तो लेकिन अब ये इस तरह की बातें क्योंकि सरकार में है तो भाई सरकार की जिम्मेदारी है और जवाबदारी भी इनकी बनेगी। तो चुनौती कितनी बड़ी मानते गणेश जोशी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप उनको? मैं तो देखिए, मुझे तो इसलिए है क्योंकि मुझे उनका अब 10 साल का लेखा जोखा पूछना पड़ेगा कि 10 साल में एक सड़क में जहाँ पर छोड़ के गया था 10 साल पहले, तो वो सड़क थी LKD रोड, लंबी धार केमाड़ी देहरादून रोड, मसूरी को जोड़ती हुई। उस पर मैंने बहुत काम किया था। तो वो ये तो बता दे वो 10 साल में कौन सी इस सड़क पर कौन सी बस चला दी, कौन सी बस की सेवाएं उन ग्रामीणों को दे दी। क्या अल्टरनेट रोड उसको मसूरी का घोषित कर देते? कुछ भी नहीं। यही स्थिति उस दूसरी सरोकार की है, सहस्त्रधारा केमाड़ी और सहस्त्रधारा और कालीघाट और सरुणा और सुवाखोली, जहाँ पर छोड़ा था जरूर 2 बैंड कटे, उसके बाद अभी तक गाड़ी घोड़ा और उसके ऊपर चल नहीं पा रहा। तो ये क्या 10 साल में आप जवाबदार नहीं हैं क्या? आप तो जिम्मेदार हैं। अगर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं, इंजीनियर नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं, मास्टर नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं, क्यों आप सरकार में हैं। और आप अपनी इन तमाम चुनौतियों से भाग नहीं सकते। खाली मुखौट अब हो सकता है मुझे तो थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि इन सवालों का जवाब देने के लिए वो खुद तैयार ना हो, लड़की को कहीं आगे न कर दें। ये भाई ये तो रणनीति का एक हिस्सा है। अगर उनकी लड़की आती है तो भाई उनसे भी पूछ लो कि जब पिताजी कुछ नहीं कर पाए तो लड़की क्या करी। ये तो सबके सामने है। और ये तो ऐसा नहीं है ना, ये तो देखिए साहब, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आई वॉश नहीं कर सकते आप किसी का। मैंने अगर कुछ काम किए हैं मसूरी विधानसभा में तो वो सबके सामने है, और भाई अगर आपने नहीं किए तो वो भी सबके सामने। बिल्कुल, आपसे राजनीति पे बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ा खेल से संबंधित बातें करेंगे। एक लंबे संघर्ष के बाद
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई की मान्यता मिली और काफ़ी विवाद भी हुआ और एक बहुत सारे समाचार उसको लेकर के आए। उसके बाद आपको एक जिम्मेदारी मिली उसके अध्यक्ष की, और फिर जब आपने जिम्मेदारी स्वीकार की तो आपने घोषणा की कि आप क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ अनुबंध करेंगे जैसा कि बीसीसीआई करती है। और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने यह घोषणा की, लेकिन उस घोषणा को हुए एक लंबा समय चला गया और आज तक उस तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो क्या कारण रहे ऐसा? क्रिकेट एसोसिएशन आपको भली भांति पता है कि भाई बड़ी जद्दोजहद के साथ इसका एफिलिएशन हुआ है, और एफिलिएशन होने के बाद हमारी पूरी तरह से कोशिश थी कि भाई हम किसी तरह से बिना संसाधनों के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, न मैदान है, स्टेडियम है, न अकेडमी अपनी है, ये सब न होने के बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ के खिलाड़ियों को अवसर दिया जाए, कैसे उसको तराशा जाए, क्या किया जाए। अब ये भी एक विडंबना रही कि कोरोना ने हमको ये अवसर दो अवसरों से वंचित कर दिया। अब आज की तारीख में हम लोगों का बीसीसीआई का पूरा कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर में जो है सीनियर में टीमें जो हैं अब उस दौर से गुजर रही हैं कि भाई इनका जो है चयन किया जाए, टीमें बनाई जाए। ऐसे 19 का है, ऐसे 23 का है, इन सब में किया जाए। हमको आज भी रणजी और ओपन के लिए आज भी हमको जो है गेस्ट प्लेयर लेने पड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर गेस्ट प्लेयर नहीं लेंगे तो उस टीम का मॉरल जो सपोर्ट है वो संभवतः थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो अभी हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, जीतने के लिए तैयार हो रहे हैं। पिछली मरतबा हम लोगों ने दिल्ली को ही बहुत छोटे से मार्जिन में जो है हम उस मैच को छोड़ गए, नहीं तो हम उस पर बहुत आगे होते। तो आज की तारीख में हमने ये किया है, जो पिछली दफ़े के हमारे ये खिलाड़ी हैं जिनको हमने चयन किया था, जो कुछ रणजी में खेले, कुछ 23 में खेले, उनको हमने इसमें एक अवार्ड भी दिया और अवार्ड के साथ साथ उनको जो है सहयोग राशि भी प्रदान की। ये गत वर्ष का था, क्योंकि गत वर्ष ये स्थिति ऐसी बन नहीं पाई थी। इस वर्ष हम इसको एनुअल फंक्शन को मनाने जा रहे हैं, और एनुअल फंक्शन के अंदर जो हमारी अभी इमीडिएट इस उत्तराखंड से कुछ धरोहरें गई पिछले 1 साल 2 साल में, जैसे अभी तत्काल में तो अभी स्नेह राणा है, वो इंडिया खेली, उसको सम्मानित करने का है ना। एकता बिष्ट है, पहले खेली इंडिया टीम में, उसको सम्मानित करने का है। मानसी जोशी है, उसको सम्मानित करने का है। एक वर्मा हैं, उनको सम्मानित करने का है। उनके कोचेस को सम्मानित करने का है। और जो हमारे अपने बच्चे हैं, जो 1 साल के इनके कार्यकाल जो खेल का इनका प्रदर्शन रहा है, उनमें से कुछ बच्चों को सम्मानित करने का है। तो एनुअल फंक्शन होगा, उसमें हम करेंगे। तो हमने अभी बीसीसीआई से ये रिक्वेस्ट किया है कि बीसीसीआई की जो है सीट्स जो हैं वो आएँ, और उस फंक्शन में जो है उससे मॉरल सपोर्ट मिलेगी और बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। और बच्चे जब ये देखेंगे कि स्नेह राणा ये स्नेह राणा है जिसने इंडिया के लिए 4 विकेट लिए, इसने रन बनाए, तो लगेगा उनको कि ये बच्चे कहाँ की है, ये मेरे यही मालसी की है। खेल संघों में जो राजनेता घुसे तो राजनीति का आरोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन वो जो राजनीति खेल संघों में होती है उसकी वजह से जो प्रतिभाएं प्रभावित होती हैं, उसका भी एक कोई उचित जवाब ऐसे जिम्मेदार लोगों के द्वारा आता नहीं। अब एक आरोप आपके खेल संघ पर भी लगता है कि आपकी जो सिलेक्शन होता है वो आइडेंटिफाइड नहीं होता। जैसे अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ 30 से 40 लोगों को आइडेंटिफाइड होते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं। आपके यहाँ राजनीति के चलते आप 100 सिलेक्ट करते हैं और फिर उसमें से छांटते रहते हैं। तो इसको लेकर के बड़े सवाल आपने देखा होगा पिछले दिनों उठाए गए कि ये जो 100 लोगों को सिलेक्ट करते हैं वो प्रायः ऐसे पॉलिटिकल जो
प्रेशर्स की वजह से करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको सिलेक्शन का जो दायरा है वो बड़ा ओपन रखना पड़ता है। सेलेक्टर हमारे नज़दीक नहीं होते हैं, सेलेक्टर बाहर से आते हैं। सेलेक्टर का एक डाइस अलग है, वो सिर्फ खेल को और खिलाड़ी को देखता है। 100 और 50 की जब बात आपने कही, 100 की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन उन बच्चों को ये अवसर प्रदान करने की कोशिश की जाती है कि अगर वो 100 में फिर दोबारा अगर खेलेंगे तो शायद हो सकता है कुछ बेटर परफॉर्मेंस कर सके, और बेटर परफॉर्मेंस करेगा तो वो अब के हमने इसमें जो है बहुत अच्छा एक प्रयास किया है कि पहले हम सिर्फ 6 बॉल फेंक के कौन सा बॉलर जो है अपने को आइडेंटिफाई कर लेगा, या 6 बॉल खेल के कौन सा बैट्समैन अपने को जो है बेस्ट बैट्समैन वो कर लेगा। तो हमने इनको कहा है कि भाई आप जो है इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए खेलने का, हमें कोई वो नहीं दी। 2 दिन की जगह 3 दिन ट्रायल कर लीजिए, 4 दिन कर लीजिए, जिससे कि कम से कम उस बच्चे के साथ न्याय हो। कभी कभी क्रिकेट तो ऐसी चीज़ है, मेरा आज दिन नहीं है, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, मेरा बैट ही नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूँ और क्या सेलेक्टर करेगा और क्या कुछ करे। तो उसमें कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमारा हर पेरेंट्स कहता है हमारा बच्चा इससे बढ़िया खिलाड़ी कोई नहीं है। भाई माँ ठीक है, खिलाड़ी तो वो तो अपीयरेंस देख लेता है आदमी की, सेलेक्टर जो बैठे हुए हैं वो तो खिलाड़ी कैसे मैदान में आ रहा है, बैट लेके कैसे चल रहा है, कैसे उसके। बिल्कुल गुलसोला जी, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, चूँकि आप उस खेल संघ में काम कर रहे हैं। कोशिश है एक अच्छे करने की बस। चूँकि जो आपका खेल संघ है इसमें जैसे आप अध्यक्ष हैं और आपका बैकग्राउंड एक कांग्रेस की राजनीति का है और सरकार बीजेपी की है, तो कैसे संतुलन बिठाते हैं? क्योंकि सरकारों का भी बड़ा अहम रोल होता है। एक एग्जाम्पल आपको दूं, जो उत्तराखंड का एक स्टेडियम है उसको अफगानिस्तान ने अपना होम ग्राउंड बनाया था, लेकिन बाद में वो छोड़ के चला गया। तो इसमें कहीं न कहीं सरकार भी कटघरे में खड़ी की जाती है। तो ये कितना संतुलन किस तरह से बिठाते हैं और कितना चुनौतीपूर्ण होता है सरकार और खेल संघ के जो नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वो दोनों अलग अलग पार्टी के हों तो? असल में जिस दिन मैं यहाँ पर एज ए क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड का अध्यक्ष बना, मैंने दल की राजनीति छोड़ दी वहाँ पर, क्योंकि मैं सबका अध्यक्ष हूँ, सब बच्चों का अध्यक्ष हूँ, सब खिलाड़ियों का, सब संघ का, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का अध्यक्ष हूँ। तो मुझे मेरा IQ बहुत साफ होना चाहिए। उसी के तहत हमने पूर्ववर्ती सरकार त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार में बात की, और ये बात करके कि हमको ये राजीव गांधी इंटरनेशनल जो स्टेडियम है ये आप CAU को दीजिए, और CAU को दीजिए और हम इसको जो है रन भी करेंगे और इस पर एक एकेडमी भी चलाएंगे, इस पर बाहर विकेट भी बनाएंगे, अच्छी विकेट बना कर जो बच्चों को ट्रायल और वो जो है प्रैक्टिस देंगे। तकरीबन 6-8 महीना इस पर वार्ता चलती रही। सचिव स्पोर्ट्स के भी आए, मुख्यमंत्री के साथ भी बैठे, उनसे भी वार्ता हुई, लेकिन मुख्यमंत्री भी चले गए। अब दूसरे आए तो उनसे तो खैर वो समझ ही नहीं पाए, तो वो भी अपना चले गए। अब तीसरे ये आए हैं तो ये कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। अब पता चला कि भाई ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अब क्रिकेट से तो कहेंगे भाई मैं फुटबॉल का ही जानता हूँ, मैं क्रिकेट का तो मैं नहीं जानता कि इतना बड़ा स्टेडियम का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। लेकिन ये देखने की बात है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लगभग 258 करोड़ रुपए में ये स्टेडियम तैयार किया, जो एक इस प्रदेश की बड़ी भारी धरोहर थी। और आपने कहा कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने वहाँ अपना जो है मैच भी खेले, और उसको हम रिटेन नहीं कर पाए। तो अब आपकी सरकार आएगी तो आपको पूरी उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी? करनी पड़ेगी चीज़ें ठीक, क्योंकि होती तो अपना आप नहीं है, लेकिन इस पर लगना पड़ेगा। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट किया हूँ कि भाई इसमें आप रिकंसिडर करिए। सब कुछ MOU का जो खाका है वो आपके सामने है, आप कंसिडर करिए अगर करना चाहते हैं कि ये साल तो गया, अब अगले साल के लिए कम से कम वो हम उसको ठीक ठाक करके तो रखें, नहीं तो वो कोविड सेंटर बन के ही ख़त्म हो गया। और 258 करोड़ रुपया जो है जिस तरह से महाराणा प्रताप में आपने देखा, आइस स्केटिंग बना दिया 100 करोड़ का। आज जो है उस पर जो है वो बता रहे थे मुझे कि
कि साहब इसमें जो है 1.5-2 फीट जो है, अगर आप कभी जाके देखें तो कबूतर की बीट पड़ी हुई है। बिल्कुल, मैंने राजीव शुक्ला जी का इंटरव्यू लिया था और ऑन कैमरा उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही दिशा में जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो आगे चल के IPL के लिए वो कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में भी कराएं। अब हमें पूरी उम्मीद है कि कोई भी सरकार आए और इन चीज़ों पे ध्यान दे। एक अंतिम सवाल है गुंसोला जी, चूंकि उत्तराखंड की बात हो रही है और ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, क्रिकेट के लिहाज से देखें तो जो प्रतिभाएं पहाड़ में हैं उनको पहाड़ में वो सुविधाएं देना तो अभी बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की कौड़ी है। तो क्या आपका एसोसिएशन कुछ ऐसा भी प्लान कर रहा है कि उनको देहरादून में ला करके ट्रेंड करे और उनको उनका भविष्य बनाए, उनको आगे लेकर के जाए? हम BCCI को प्रपोज कर दिए हैं कि हम एक अपनी CAU की जो है क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे और उस क्रिकेट एकेडमी में जिन बच्चों को अवसर नहीं मिल पाते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है या जो साधनों की कमी से वंचित रह जाते हैं खेलने से, उन बच्चों का सिलेक्शन ऊपर से लेकर पूरे पहाड़ों से लेकर करके यहाँ लाएं और उनको एक एकेडमी में अच्छी ट्रेनिंग दें, वो लेवल के कोचेस दें, हम उनको अच्छी टफ विकेट बना के दें। क्योंकि ऊपर अगर सीढ़ीनुमा खेत में जो है बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ ट्रफ पे खेलना पड़ता है तो वो बच्चा चल नहीं पाता। जो लोग मैट पे खेलते हैं वो ट्रफ पे नहीं खेल पाते। तो ये कई चीज़ें हैं। तो इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि हम BCCI से, क्योंकि हमने तो इतना तक कर दिया था कि राहुल द्रविड़ जो है, जो नेशनल अकेडमी चला रहे हैं, उसकी एक ब्रांच यहाँ खोल दें। लेकिन हमारे को वो न मिलने से, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम न मिलने से हम अभी रुके पड़े। तो ये हमारे लिए थोड़ा बाधा है, नहीं वरना हम काफ़ी कुछ आप लोगों के सामने कुछ अच्छा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपसे बहुत सारे सवाल हमने राजनीति पर भी किए, खेल से भी किए और मेरी पूरी शुभकामना है कि आप दोनों क्षेत्रों में अपने अनुभव का लाभ इस प्रदेश को देते हुए दिखाई दे। आप हमारे शो में आए, अपना अनुभव शेयर किया, अपनी योजनाएं हमें बताई और किस तरह से चल करके आप खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे, जो पहाड़ की प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच प्रदान करेंगे। ये सारी चीज़ें जो योजनाएं हैं आपकी, आपने हमारे दर्शकों से शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व विधायक और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष जो सिंह गुंसोला, जिन्होंने विस्तार से बताया कि खेल जगत में आगे चल के उत्तराखंड में और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ख़ासकर पहाड़ में जो प्रतिभाएं हैं उनको किस तरह से मंच प्रदान करके उनको अवसर दे करके उनको आगे ले जाया जा सकता है। और इसके साथ इन्होंने 2022 के चुनाव में कांग्रेस की जो रणनीति होगी और स्वयं वो किस भूमिका में होगी, इसके बारे में भी विस्तार से बताया। अगले सप्ताह मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए फेस टू फेस।